लेकिन जो अभी दलजीत सर कह भी रहे थे कि क्रूड क्रूड का बढ़ना जो सिर्फ क्रूड का बढ़ना तक नहीं रुकेगा, आगे चलकर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट पर असर पड़ेगा। तो इन सबको काबू करने के लिए जो सरकार कदम उठाएगी, उसको ये मार्केट अभी से भांपना शुरू कर दिया है क्या, सुदीप सर? देखिए, 2 चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली बात तो गौरव भाई सेक्टर्स की बात कर रहे थे। उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा लक्ष्मण जी 2 सेक्टर, एक फर्टिलाइज़र। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और हम लोगों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, सरकार का सबसे बड़ा सब्सिडी फर्टिलाइज़र को आज के दिन में जब नॉर्मल स्थिति था तब जाता था और अभी फर्टिलाइज़र सेक्टर में चारों तरफ से मार पड़ा है। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, फर्टिलाइज़र ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट, हर तरह से इस सेक्टर को मार पड़ा है। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा सेक्टर जहां पे हम लोग ग्रीन शूट्स देख रहे थे पिछले क्वार्टर जब नतीजे आए, बहुत दिनों के बाद स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, यहाँ पे भी जबरदस्त मार पड़ेगा। ये पेट्रोल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के कारण और जो सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण। तो मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता था गौरव भाई के जो कमेंट है उनके साथ। अब आपकी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है सरकार की तरफ से क्या ठोस कदम लिए जा सकते हैं और क्या सरकार की तरफ से तैयारी हो सकती है? मेरे ख्याल से बहुत सारा तैयारी की जरूरत है और ये करना भी पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले हम लोगों ने देखा था कि 60-70 ये रेंज में डॉलर पर बैरल ब्रेंट चल रहा था और हमारा जो बजट था वो भी इसी हिसाब से बना हुआ था। यूनियन बजट जो बना है ये भी 70 के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइस लेके बना हुआ था। अब वहां पे न्यू नॉर्मल अगर सब लोग कह रहे हैं कि 90 के आसपास रहेगा तो एक एक कंप्लीटली डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है 125 150 ये सब छोड़ भी दीजिए, अगर 90 भी रहता है पर $90 पर बैरल ब्रेंट तो वो भी एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा और उसके लिए हमारे जो बजट है, हमारा जो फिस्कल है, हर चीज पे बहुत स्ट्रेस आएगा और करेंसी का हाल तो हम देख ही रहे हैं। मैं एक एक दूसरा चीज और। मुद्दा भी यहाँ पे आपको लक्ष्मण जी 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। देखिए, एफआईआई की तरफ से पैसा आना जाना वो एक डिफरेंट डायनामिक्स है और यहाँ पे करीब 50 बिलियन जा चुका है ऑलरेडी। पर अगर 1 मिनट के लिए आप इसको भूल के एफडीआई पे फोकस करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मार्केट के ऊपर नीचे से कोई लिंक नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म निवेश देश में की बात हो रही है, वहां पे हम लोग बहुत बहुत पीछे हैं और नेट एफडीआई जीरो के बराबर है पिछला 1-2 साल में और यहाँ पे जबरदस्त काम करने की अपॉर्चुनिटी है। तभी आपका फिस्कल सुधरेगा, तभी आपका करेंसी पे प्रेशर कम होगा, तभी आपका बजट बैलेंस होगा। जब तक आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप इतना 85-90% आपका ऑयल इंपोर्ट होता है और ऑयल प्राइस इतना बढ़ गया है, आपके लिए संभालना मुश्किल है अगर आप एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो और उसके लिए एक वार फुटिंग पे कदम लेना चाहिए क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ये थोड़ा शायद हार्श है, बहुत एफर्ट लगता है पॉलिटिशियंस का, सरकार का भी बहुत एफर्ट लगाते हैं सब लोग इलेक्शन जीतने के लिए, बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। पर एक लेवल तक ये एफडीआई के लिए भी वो स्थिति आ गया है, वैसा एफर्ट लगाना जरूरी है आज के दिन। नहीं नहीं, एफडीआई से फायदा ये भी होता है ना कि एफआईज तो आज आए कल निकाल के चले जाएंगे। वो इस तरह से उतार चढ़ाव आता रहता है। एफडीआई में तो ये है कि आप ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका दूसरे तरह से इकोनॉमी पे बड़ा लंबा असर पड़ता है। और आपने जो कहा, कई सारे सेक्टर में अभी भी पोटेंशियल है और प्रस्ताव आगे बढ़ा था, सरकार ने बातचीत भी की, जो हुआ नहीं। मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां पे सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा बढ़ानी थी। तो वो भी एक बड़ा पोटेंशियल है। ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पे सरकार को रिफॉर्म एजेंडा के तौर पे तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। एफडीआई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक चीज और, एफडीआई पे भी आऊंगा मैं, लेकिन एक चीज मैं अभय अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि जब सरकार अब बड़े कदम उठाएगी, अब इलेक्शन खत्म हो गया, सबसे ज्यादा कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं अवश्यंभावी, मतलब जिसको टाला ही नहीं जा सकता, वो है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं। अब 4 रुपए बढ़े, 5 रुपए बढ़े, 10 रुपए बढ़े, 20 रुपए, 25 रुपए के अंडर रिकवरी है, तो बढ़ना तो तय है ही। अब सवाल यह कि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसका असर डिमांड पे पड़ेगा, और डिमांड पे पड़ेगा तो ये इसका
अलग अलग सेक्टर पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये कितना एक चिंता की बात है? आप म्यूट पे हैं से शायद। देखिए, बिल्कुल चिंता की बात है क्योंकि जो हम अभी डिमांड देख रहे हैं, कंज़म्पशन डिमांड इंडिया में काफ़ी रोबस्ट है। जो हमने पिछले क्वार्टर में देखा, जो रिज़ल्ट्स भी आए अभी एफएमसीजी कंपनीज़ के, ऑटो कंपनीज़ के, डिमांड रोबस्ट है। पर वो एक प्राइस पॉइंट पे है। अब किसी ने ये टेस्ट नहीं किया कि अगर वो प्राइस बढ़ेगा, तो वो डिमांड पे क्या सेंसिटिविटी है उसकी, और अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन ये डेटा शेयर भी नहीं करता है। तो लोगों को अपना एनालिसिस करना पड़ता है, और अभी सिंस डेटा अवेलेबल नहीं है, तो लोग अपने-अपने हिसाब लगा रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक जीडीपी की जो ग्रोथ है, उसपे पर 5% इंक्रीज इन पेट्रोल पंप प्राइसेस, जो पंप प्राइसेस जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें बढ़ेगा तो डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ कितना गिरेगा। तो पर नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। नाउ अब क्या हो रहा है लक्ष्मण जी की, हम एज अ देश, हमारा ये रेपुटेशन बन गया है और हम उसी में खुश हैं कि जब क्राइसिस होता है तब हम कुछ करते हैं, और वो कई बार टू लिटिल टू लेट वाला हिसाब हो जाता है। अब हमको मालूम है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, पर मेरी उम्मीद थी फ्रैंकली कि सरकार जो रिन्यूएबल पूरा सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी का, जहाँ पे हम हमारे देश में सन पावर प्लस विंड पावर की कोई कमी नहीं है, पर आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उन सेक्टर्स को। तो वहीं पे हम जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस की, वो वैसे ही होगी, पर उसमें भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है।